सच सुन सकोगे क्या? संध्या ने इतनी सफाई से अपनी कहानी सुनाई कि ईवा को पति दिवाकर पर शक होने लगा। क्षमा कीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप संध्या चौधरी ही हैं। प्रतिदान की लेखिका। उस सुंदर और युवा लड़की ने जब पास आकर सवाल किया तो संध्या बस एकटक उसकी मांग का जगमगाता सिंदूर देखती रही। लड़की बड़ी बड़ी आंखों वाली और गोरे रंग की थी। पीली साड़ी ने उसके रंग को जैसे चंदन बना दिया था। शैम्पू किए हुए बाल घुंघराले और कटे हुए थे। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद संध्या जैसे सपने से जागी। हाँ जी, मैं संध्या ही हूँ। आपका परिचय। उस पल संध्या को खुद अपना ही व्यवहार अटपटा लगा। मैं ईवा, आपकी कहानियों की पाठिका, प्रशंसिका। वो मुस्कराए और वो मुस्कराहट उसकी आंखों में भी तैर गई। पिछले दिनों मार्केट में आया संध्या चौधरी का नया कहानी संग्रह प्रतिदान खासा चर्चित हुआ और इसी कारण एक बड़े साहित्यिक उत्सव में उसे आमंत्रित किया गया था। बहुत से लेखक, पाठक, साहित्य प्रेमी अपने प्रिय लेखकों और कवियों से मिलने के लिए उत्सुक थे। संध्या की कहानियां काफी कुछ यथार्थ से जुड़ी होती हैं, ऐसा वो अक्सर अपने साक्षात्कारों में कहा करती थी। इसीलिए उसके प्रशंसक पाठक बहुत थे। मैं और मेरे पति दोनों ही आपकी कहानियों के जबरदस्त फैन हैं। उन्हें भी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगेगा। लेकिन आपका चेहरा, आपकी तस्वीर, ईवा असमंजस में थी। आप अपनी तस्वीर से बिल्कुल अलग दिखती हैं। मेरा चेहरा? हाँ, मेरा चेहरा तस्वीर से अलग है। संध्या समझ गई कि ईवा क्या कहना चाहती है। तस्वीर और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। मेरी जहीन दोस्त संध्या के उठी, उसे पता है कि उसका चेहरा है ही ऐसा। एक तरफ से सुंदर और दूसरी तरफ से जला हुआ। रंग भले ही उसका सांवला हो, लेकिन नैन नक्श तीखे हैं। अगर उसका गाल एक तरफ से जला न होता तो वो शिवानी की, कृष्णवेणी से कम नहीं लगती। उसकी उम्र 40 की दहलीज तक पहुंचने वाली है, तब भी ऐसा संध्या सोचती थी। दिवाकर, ईवा ने पुकारा। संध्या की तरफ पीठ किए हुए एक युवक काउंटर पर रखी किताबें देख रहा था। स्वर सुनकर पलटा तो संध्या ने देखा वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था और ईवा उससे भी अधिक खूबसूरत। दिवाकर, संध्या जी से मिलो। प्रतिदान की लेखिका। दिवाकर ने बड़ी शालीनता से दोनों हाथ जोड़कर संध्या को नमस्कार किया, लेकिन उसकी आंखों का आश्चर्य संध्या ने पढ़ लिया। उसके मन में ईवा और दिवाकर की सुंदर जोड़ी देखकर ईर्ष्या की एक लहर उठी जिसे उसने बलपूर्वक दबा दिया। संध्या की कहानियों पर चर्चा होती रही और संध्या सहज भाव से उन दोनों से बातचीत करती रही। धीरे धीरे बातचीत में प्रवाह आ गया। कुछ कुछ व्यक्तिगत बातें भी साझा होने लगीं। मसलन कहाँ से आए हैं, शादी कब हुई, घर परिवार में कौन कौन है, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, वगैरह वगैरह। बातें करते करते संध्या ने ईवा की तरफ देखा। उसका सुंदर चेहरा अपनी प्रशंसा सुनकर और भी सुंदर दिख रहा था। संध्या के पास कहानियों की दुनिया थी और अपनी इस दुनिया में डूबकर वो खुश रहा करती थी। उसकी नायिकाएं अपरूप सुंदरियां हुआ करती थीं। तीखे नैन नक्श, दूधिया रंगत, अजंता की मूरत सी देहयष्टि अपनी दुनिया की ईश्वर थी वो। ईवा को देखकर उसे लगा जैसे उसकी कहानियों की नायिका ही मूर्त रूप लेकर सामने आ गई है। और उसका पति दिवाकर कितना मोहक, बिल्कुल उत्तम कुमार या सौमित्र चटर्जी जैसा। संध्या ने अपनी सोच पर विराम लगाया। नहीं, कितना छोटा होगा वो उससे, उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन संध्या का अपना जीवन शुष्क और नीरस था, इसलिए वो उन्हें साथ देखकर ईर्ष्यालु हो रही थी। संध्या अचानक बोली, आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा चेहरा तस्वीर से अलग कैसे है। सच कहूँ तो मेरा चेहरा इतना बुरा कभी नहीं था। देखिए, एक तरफ से तो सुंदर ही दिखता है। उसने एक तरफ से अपना चेहरा मोड़ा। हाँ, रंग गहरा होने के बावजूद भी एक तरफ से उसका चेहरा आकर्षक था। संध्या को सुनने के लिए कुछ अन्य श्रोता भी एकत्र हो गए थे। वो कहने लगी, इस कहानी को सच न मानिएगा, आप इसे मेरी कहानी भी मान सकते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं पर शुरू होकर यहीं खत्म भी हो जाएगी। बाद में इसके बारे में जरा भी नहीं सोचिएगा। संध्या कुटिल ढंग से मुस्कराई। किस्सागोई का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ। एक लड़की जिसका नाम संध्या था और उसका एक प्रेमी दिवाकर जो उससे करीब 10 बरस छोटा रहा होगा, कहते हुए संध्या पल भर को रुकी।
देखा, ईवा चौंक गई और दिवाकर चौकन्ना हो गया। वो कहती रही, दरअसल मैं कहानियां बुनते समय नाम सोचने में समय जाया नहीं करती, वरना कथानक हाथ से छूट जाता है। तो संध्या के ऑफिस में ही दिवाकर काम करता था। धीरे धीरे संध्या की दोस्ती दिवाकर से हो गई। दिवाकर के बिंदास और व्यावहारिक स्वभाव के कारण उन दोनों का परिचय बढ़ता गया। संध्या भी अकेली और दिवाकर भी, दोनों ही ऑफिस के बाद घूमते रहते। दिवाकर उम्र में छोटा था संध्या से करीब 7-8 बरस। अक्सर संध्या के घर खाना खाने साथ चला जाता। उसकी तारीफें संध्या का मन गुदगुदा देती। संध्या को पता था कि उसके नैन नक्श तीखे हैं, लेकिन उसका काला रंग उस पर ग्रहण बनकर छाया है। माँ बाप उसके ब्याह की चिंता में घुले जा रहे थे। दर्जनों लड़के वाले उसे नकार कर जा चुके थे। संध्या उन लड़कियों में नहीं जिनके ब्याह के बारे में कोई और सोचता है। माँ बाप उसके ब्याह की बात चलाते चलाते वृद्धा हो चले थे। भाई भाभी अपने जीवन और उलझनों में व्यस्त थे। ऐसे में संध्या को दिवाकर के रूप में जीने का एक सहारा मिल गया और दिवाकर को अपना अकेलापन बांटने के लिए संध्या के रूप में एक साथी। धीरे धीरे संध्या दिवाकर में अपना भविष्य टटोलने लगी। दिवाकर की प्रेमपगी मीठी बातें उसके मन को रससिक्त कर देती। संध्या किसी के सपनों जैसी लड़की नहीं थी, लेकिन जब उसे दिवाकर मिला तो उसे ये सब किसी सपने के सच होने के जैसा लगा। कहते कहते संध्या ने कुछ पल का विराम लिया और ईवा का चेहरा ध्यान से देखा, मानो उसे पढ़ने की कोशिश में हो। फिर आगे ईवा के चेहरे पर मलान परछायां थीं। संध्या हंस पड़ी। मैंने कहा था ना, कहानी को कहानी की तरह मानिएगा, सच की तरह नहीं। कहानी का तारतम्य एक बार फिर जुड़ा। हाँ, संध्या ने जब अपने घरवालों को ये बात बताई तो सबके मन में संशय था। लड़का विजातीय, फिर उम्र में छोटा। माँ बाप को पता था कि संध्या सुंदर नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा कैसे? लेकिन किसी न किसी तरह वे लोग मान गए। लेकिन दिवाकर, जैसे ही संध्या के घर वालों ने हाँ की, वो ना नुक करने लगा। वो कहता रहा है कि वो इस बारे में लगातार कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही उसके घरवाले मान जाएंगे। इसी उम्मीद पर संध्या उस पर अपना तन मन धन न्यौछावर करती रही। वो नहीं समझ पाई कि दिवाकर जैसे लड़के बस उस जैसी लड़की का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिवाकर ने संध्या का अकेलापन पहचान लिया था। कहते कहते संध्या का स्वर भर्रा गया और 2 बूंद आंसू उसकी आंखों में चमक उठे। दरअसल दिवाकर संध्या को भोग रहा था। वो एक मर्द था और संध्या जैसी लड़की उसका शिकार बनी, बार बार शिकार बनती रही। संध्या को उम्मीद थी कि एक दिन दिवाकर के घरवाले मानेंगे और दिवाकर उससे ब्याह कर लेगा। इसीलिए कॉलगल न होने के बाद भी वो हर बार दिवाकर के पास जाती रही, तब तक जब एक दिन दिवाकर ने कह दिया कि अगर संध्या थोड़ी गोरी होती तो शायद उसके घरवाले उन दोनों की शादी के लिए मान जाते। संध्या लज्जा और अपमान से रो पड़ी। विमूढ़ सी कुछ पल दिवाकर को देखती रही। वो नहीं समझ सकी कि दिवाकर अब उससे उब रहा है। सच, दिवाकर अब संध्या से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि जीवन संगिनी के रूप में उसे काफी सुंदर और युवा लड़की की कामना थी जो कि उसके घरवाले उसके लिए ढूंढ चुके थे। एक दिन उसने संध्या को एक शीशी में भरकर कोई लोशन दिया और कहा, इसे मुंह पर लगा लेना। हफ्ते भर के अंदर रंग गोरा हो जाएगा। प्रेम और विश्वास में डूबी संध्या ने दिवाकर पर भरोसा किया। मुंह पर एक तरफ लोशन लगाते ही वो चीख पड़ी। असह्य पीड़ा, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। उंगली लगाते ही जली त्वचा उतरने लगी। ये लोशन चेहरे के एक ही तरफ लग पाया और उस तरफ लाल लाल घाव हो गए। संध्या का चेहरा एक तरफ से विभत्स और कुरूप हो गया। फिर कुछ दिन बाद ही पता चला कि दिवाकर ने एक सुंदर लड़की से शादी रचा ली है। संध्या प्यार में मिले इस जबरदस्त धोखे से टूट गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने दिवाकर को भूल जाना ही ठीक समझा और अपने एकाकी जीवन को स्वीकार कर लिया। अब वो कहानियां लिखा करती है, तो ये थी संध्या की कहानी। धैर्य और ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अब चलूं, और लोगों से भी मिलना है, कहते हुए संध्या उठ खड़ी हुई। उसने देखा, ईवा के चेहरे पर बेचैनी थी। जरा रुकिए, अभी कहानी अधूरी लग रही है। कुछ छूटा छूटा सा लग रहा है, ईवा ने कहा। जी,
सही कहा, आगे बात बस इतनी सी है कि दिवाकर पर केस किया जा सकता था, लेकिन संध्या और उसके वृद्ध माता पिता समाज में होने वाली बदनामी और छीछाले से घबराते थे। फिर दिवाकर के खिलाफ कोई प्रमाण भी नहीं था। इसके बाद संध्या के विवाह की चर्चा पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग गया। वो अब तक अविवाहित है। लेखिका संध्या अब तक अविवाहित थी, ये बात सब जानते थे। क्या दिवाकर की सच में शादी हो चुकी है? ईवा की नज़र अपने पति पर थी और सवाल संध्या से था। उसकी नज़र में शक स्पष्ट था। हाँ, कहते हुए संध्या उठ खड़ी हुई। ईवा घृणा से दिवाकर को देख रही थी। उसकी क्रूरता को सोचते हुए उसे विरक्ति हो रही थी। अब क्या वो दिवाकर के साथ रह सकेगी? उसे बार बार सोचना होगा। दूसरी तरफ संध्या, जिसके जीवन में कुछ भी सुंदर नहीं था, इसलिए वो हर सुंदर चीज को नष्ट करना चाहती थी। यही कारण था कि उसने ये मनगढ़ंत कहानी ईवा और दिवाकर को सुना दी। सच तो ये था कि उसके गाल पर जन्म से ही काफी बड़ा ग्रहण का बदसूरत दाग था और उसके जीवन में कभी कोई दिवाकर आया ही नहीं था।